हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, जो कि अनअकैडमी का एक प्लेटफॉर्म है। प्यारे दोस्तों, बज चुके हैं 8 और आपके सामने उपस्थित हूं एक शानदार सी क्लास के साथ। आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने मैंने एक बहुत अच्छा सा मानचित्र बनाया है, एक बहुत अच्छी सी संरचना बनाई है भारत की, जो कि आपको यह दिखाने में कोशिश की है मैंने कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। आपको पता है ये क्या भाई, ये आपका अरब सागर है। ठीक है, आपने पढ़ाई होगा तो अगर आप देखेंगे ये क्या भाई, ये आपका अरब सागर है ना, ये आपका अरब सागर है। नीचे अगर बात करें आप तो नीचे कौन सा सागर बहता है, तो आप बोलेंगे सर नीचे आपका हिंद महासागर है ना। ये आपका कौन सा है, ये आपका हिंद महासागर हो जाता है नीचे, है ना। नीचे आपका हिंद महासागर है। और अगर आप इसके भारत के पूर्वी इस छोर पर देखें तो एक आपकी बंगाली खाड़ी हो जाती है ना, बंगाली खाड़ी। तो आपकी जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, इसके बाद आपकी स्टार्ट करने वाला हूं। पहले हम क्या देखने वाले हैं, पहले आज हम कोशिश करेंगे कि मैं आज यह बताऊंगा आपको बच्चों कि आपकी ऐसी कौन सी नदियां हैं जो आपके कहां पर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। भाई कहां पर, अरब सागर में, अरब सागर में, है ना। अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं मैं आपको बताने वाला हूं। ये आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर। बाकी ये है, नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, है ना। चलिए, ये क्या है आपका, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की, ये बंगाल की खाड़ी है। याद रखिएगा, ये क्या है बच्चों, बंगाली खाड़ी है। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो सब बच्चों का पहले तो गुड इवनिंग भाई, सब दोस्तों को नमस्कार। आप कैसे हैं ये बताइए, पहले तो आप ये बताइए कैसे हैं आप सभी। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की आपको, आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। अगर समस्या हो तो बता सकते हैं आप, है ना। और हाँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं मेरे भाई, कि आपको क्या करना है, मेरी क्लास होती है रोजाना सुबह 9 बजे, ज्वाइन कर लो भाई। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए, आज पहला मॉक टेस्ट था, ज्वाइन कर लो उसको, उसका फायदा आपको बहुत मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, ये बस ये लिखवा लो बच्चों, सर आज आज सारी क्लास लाइव नहीं है, अपकमिंग चल रही है। अरे बाप रे, ये आपको क्या करना है, ये क्लास लाइव है, सबकी कमेंट में पढ़ पा रहा हूं, आप चिंता मत करिए, है ना। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। कौन सी ऐसी नदी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, उनके बारे में एक बार जान लेते हैं भाई। कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, लूनी नदी है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, ज्वारी है, शरावती है, गंगावेली है, पेरियार है और भरतपूजा है। यही वो नदियां हैं जो हमेशा से अरब सागर में अपना जल गिराती रही हैं। आज आप इन सभी नदियों के बारे में जानने वाले हैं। आज आप ये भी जानेंगे ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं और सबसे लंबी नदी है, सबसे छोटी कौन सी है, कौन सी ऐसी है जो मकर रेखा को, जो आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको मैं सब कुछ कराने वाला हूं आज, है ना। तो सबसे पहले इत्मीनान से क्या करिएगा, अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। थोड़ा सा हम जानेंगे जरूर, थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, है ना। जो नदियां आपकी कहां पर गिरती हैं मेरे भाई, अरब सागर में गिरती हैं। वो नदियां देखो, जो नदियां आपकी अरब सागर में गिरती है ना, वो नदियां अपेक्षाकृत किसके, जैसे आपकी बात करें, जो नदियां क्या होती हैं अरब सागर में गिरती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अपेक्षा कैसी छोटी हैं, है ना। यहां पर क्या है भाई आपकी, तो आप बोलेंगे सर यहां पर आपका पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा पश्चिमी घाट पर्वत, ये आपका क्या है भाई, ये आपका पूर्वी घाट पर्वत है। यहां बंगाल की खाड़ी है ना, क्या सॉरी नीलगिरी पहाड़ी है, वो सॉरी क्या है, नीलगिरी है। ये कौन सा भाई, ये आपका नीलगिरी है, ये क्षेत्र आपका नीलगिरी पड़ जाता है। ये आपकी क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत, आपको बता ही चुका हूं, इसको सह्याद्री बोलते हैं। ये आपका पूर्वी घाट पर्वत है। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि देखिए, जब भी आप किसकी बात करेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, गिरने वाली नदियां, उनके बारे में कुछ पॉइंट आप जान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, आप जानते हो, आपने पहले भी कई बार पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी है, जब भी क्या होता है, अरब सागर की जो नदियां है ना, वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अपेक्षा क्या है, छोटी हैं। तो ध्यान रखना, लिख लो, यहां लिख लोगे, इन नदियों का ढाल, इन नदियों का ढाल
तीव्र है, तीव्र है, इस कारण अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इस कारण अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, है ना, डेल्टा नहीं बनाती हैं। आपको एक बात समझ में आई होगी कि सर ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ। देखो आपको पता है जब भी कोई नदी क्या करती है, मान के चलिए अरब किससे, पश्चिमी घाट से निकली और सीधी बेटा कहां पर गिर गई, अरब सागर में गिर गई, तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है, लेकिन इसका जो पश्चिमी ढलान है इससे नदी गिरती है। जब कोई नदी डायरेक्ट गिरती है तो वो क्या नहीं करती, वो कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है, वो कभी भी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नदी कौन सी बनाती है, जो समतल भूमि से क्या होती है, समतल भूमि से निकलते हुए सीधे समुद्र में गिरती है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में सब क्या करती हैं, सभी की सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। लेकिन अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्या ये नदी में क्या होता है, ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। आप सबसे पहले तो एक बात जान लेना, डेल्टा नहीं बनाती हैं। कौन सी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां बच्चे कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, आपको यह बात ध्यान रखनी है, डेल्टा नहीं बनाती हैं, है ना। दूसरी बात क्या होता है, इनका ढलान तीव्र होता है, लिख दिया ना मैंने, क्या है इनका, क्या होता है इनका ढाल तीव्र होता है। क्यों तीव्र होता है, क्योंकि पहाड़ से डार्ट निकलती है। नीचे अगला पॉइंट लिख लेना, इनकी लंबाई अपेक्षाकृत कम है, अपेक्षाकृत कम होती है। यानी जो नदियां आपकी कहां की हैं, जो नदियां आपकी अरब सागर की है ना, वो सॉरी बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, उनकी अपेक्षा इनकी लंबाई हमेशा से कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इनकी लंबाई क्या होती है, हमेशा से कम होती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपको एकदम से समझ में आ रही होंगी कि जो मैंने आपको बताया है कुछ इनके बारे में, ये आप लिख लीजिएगा। बाकी हम एक एक करके जितनी भी नदियां हैं सबके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा आपने एक पॉइंट बना के लिख लेना, यहां आप लोग एक पॉइंट बना के लिख लेना, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये लिख लेना आप लोग, है ना, गिरने वाली नदियां। क्योंकि कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो अरब सागर में, देखो आपने तो पता ही है क्योंकि आपको मैं पहले सब कुछ पढ़ा चुका हूं। ये आपका भारत है ना, और ये आपकी क्या है, खंबाती खाड़ी है। यहां तो क्या करते हैं भाई, आपकी प्रमुख रूप से 4 नदियां हैं जो मुख्य रूप से क्या है, 4 नदियां क्या करती हैं आपकी अरब सागर में गिरती, किसमें, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। भाई कौन सी नदियां 4, ये आपकी क्या है, खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। तो आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए कि खंबात की खाड़ी में कौन सी 4 नदियां हैं, तो लिख लीजिएगा भाई सबसे पहले कौन सी है, साबरमती है। साबरमती नदी कहां पर गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहीं से बड़ा गुजरात में निकलती है और गुजरात से बहते हुए कहां पर गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर माही नदी है, माही नदी भी गिरती है। इसके अलावा आपकी नर्मदा है और ताप्ती है। ये ऐसी नदियां हैं 4 जो किसमें अपना जल गिराती हैं, जो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। यानी यहां से बहती हुई ऐसे करके बहती हुई क्या करती हैं, ये आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, चारों नदियों के आप लोग नाम लिख लीजिएगा। सबसे ऊपर कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर सबसे ऊपर माही है ना, फिर साबरमती है, फिर आपकी नर्मदा है, फिर ताप्ती है। तो ये नदियां कैसी हैं, ये नदियां वो हैं जो हमेशा अपना जल किसमें गिराती आई हैं, जो हमेशा से अपना जल किसमें गिरा देती हैं, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। वैसे तो खंबात की खाड़ी भी किसका हिस्सा है, अरब सागर का। तो ये मत समझिएगा सर अरब सागर में नहीं गिरती हैं, ये नदियां भी अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन अरब सागर में गुजरात के नीचे क्या है, खंबात की खाड़ी है, वहां पर ये नदियां क्या करती हैं मेरे लाडलो, अपना जल गिरा देती हैं। तो एक एक करके क्या करेंगे, हम हेडिंग बनाएंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग बनाइए पहले तो लूनी नदी, हेडिंग बनाइए लूनी नदी। सब लोग हेडिंग बनाओ भाई, लूनी नदी, और इसके बारे में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। हाँ पहले आपको यह मालूम होना चाहिए लूनी नदी है कहां पर।
अगर आप लोग इतना जान जाएंगे ना कि लूनी नदी कहां पर है तो आप इसके बारे में भूलेंगे नहीं, ये तय है। तो लूनी नदी की जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ, जितने बच्चों ने आज तक पढ़ा है लूनी नदी, एक बताओ बेटा, लूनी नदी कहां से निकलती है, जल्दी बताओ, लूनी नदी कहां से निकलती है, कमेंट करके जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। देखो यहां पर क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, ये आपका क्या है, अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। कितने लोग जानते हैं, जल्दी बताओ। अरावली पर्वतमाला है ये भाई, राजस्थान के अंदर, नोट करके लिख लो, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला से क्या निकलती है आपकी, लूनी नदी निकलती है। राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला से, लिख लेना यहां पर, यह है राजस्थान में अरावली पर्वत से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है, अरावली पर्वत से। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, अरावली पर्वतमाला से निकलती, बहुत बढ़िया। अरावली पर्वतमाला के पास में एक झील है जिसका नाम है सांबर झील। सांबर झील। तो मोस्टली ये नदी कहां से निकलती है, सांबर झील से निकलती है ना। सांबर झील से निकलकर कहां पर, गुजरात में कच्छ के रण में मिल जाती है ना। तो यहां पर लिखना अगला पॉइंट, सांबर झील से निकलकर गुजरात में कच्छ के रण में मिल जाती है। देखो यहां पर क्या है, गुजरात के अंदर जो ये वाला क्षेत्र है ना, इसे बोलते हैं कच्छ का रण, यानी ये बहुत क्या है, ये दलदली इलाका है। ये क्या है भाई, ये आपका कच्छ का रण है, कच्छ का रण है, यानी कच्छ का रण। ये क्या है भाई, ये बहुत ही दलदली इलाका है, दलदली इलाका। इसको क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि है, ये आर्द्र भूमि है। ठीक है भैया। तो जो आपकी नदी है, कौन सी, लूनी नदी, वो हमेशा से ध्यान रखिएगा, वो निकलती कहां से है, वो निकलती आपकी सांबर झील से है। नहीं, अरावली पर्वतमाला में सांबर झील है, सांबर झील से निकलती है और गुजरात के अंदर कच्छ के रण में अपना जल गिरा देती है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। ये क्या है, अगला पॉइंट लिख लेना, यह समुद्र तट तक नहीं पहुंचती है, यह समुद्र तट तक नहीं पहुंचती है, यह समुद्र तट तक बेटा क्या है, नहीं पहुंचती है, याद रखिएगा। तो लूनी नदी के बारे में जब भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो आप लोग इतना जरूर बताइएगा लूनी नदी को लेकर कि लूनी नदी क्या है, कभी भी मेरे भाई, बहुत बढ़िया, तो कभी भी लूनी नदी समुद्र में नहीं गिरती है। ये रास्ते में ही क्या है, कच्छ के रण में अपना जल गिरा देती है, क्योंकि वो दलदली इलाका है, वहां पर क्या है, ये नदी समाहित हो जाती है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी यहां तक। ये बताओ यहां तक की बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ भाई। अच्छा, इसकी लंबाई पूछ लेना कभी कभी, नहीं कभी पूछ लेता है लंबाई, तो लंबाई ध्यान रखिएगा, लिख लेना आप लोग। अच्छा, आपने अच्छा प्रश्न किया। लंबाई, अगर आपसे लंबाई पूछ ले कितनी होती है भाई, 495 किलोमीटर। लूनी नदी की लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर, लिख लेना भाई। लूनी नदी की लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर हो जाती है। अगला पॉइंट डालिए और लिखिए भाई साबरमती नदी। अगला पॉइंट बनाइए और लिखो साबरमती नदी। साबरमती नदी, हेडिंग बनाओ, अगली हेडिंग बनाओ साबरमती नदी। ठीक है भाई, अगली हेडिंग बनाइए साबरमती नदी। बना ली हेडिंग। चलिए देखो, टाइम मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप लेट आते हो। टाइम लेट क्यों आते हो भाई, टाइम आपको पता है कि आपका टाइम कितने बजे है। आपका टाइम है मेरे दोस्तों सुबह शाम को 8 बजे, फिक्स 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। फिर भी अगर आप लेट आओगे ना तो ऐसे काम तो नहीं चलने वाला है भाई। टाइम के अगर पाबंद रहोगे तभी चीजें अच्छी होंगी, टाइम के पाबंद नहीं रहोगे तो बिल्कुल भी चीज अच्छी होने वाली नहीं है, है ना।
बिल्कुल बिल्कुल। तो साबरमती नदी हेडिंग बनाइए। बिल्कुल भाई, लाइव चल रही है, लाइव, ठीक है। मतलब कुछ भी सोचते रहते हो, क्लास आपकी लाइव है, ठीक है। तो लिखो भाई, यह नदी राजस्थान में उदयपुर के पास मेवाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है बेटा? मेवाड़ से। अगर आपसे आपसे कभी भी जिला पूछ लेता है ना, तो जिला कौन सा हो जाता है आपका? उदयपुर है, उदयपुर। तो कहां से निकलती है भाई? मेवाड़ जिले से निकलती है। कौन सी नदी? साबरमती नदी। मेवाड़ जिले से निकलती है, और यहां पर क्या है? खंबात की खाड़ी है। मेवाड़ जिले से निकलती है, तो यहां पर लिख लीजिएगा, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो जब भी आपसे उद्गम पूछ ले, जब भी आपसे उद्गम पूछ ले, तो उद्गम कहां से होता है? उदयपुर मेवाड़, है ना। उदयपुर मेवाड़ से होता है उद्गम। और गिरती कहां पर है? विलय कहां पर होता है? तो खंबात की खाड़ी में, यानी अरब सागर में। खंबात की खाड़ी में क्या होता है? खंबात की खाड़ी में यह मिल जाती है। इस नदी के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, इस नदी के, गांधी जो आपकी कौन सी है भाई? जो आपकी साबरमती नदी है, इसके बारे में एक बात ध्यान रखना, क्या गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहां लिख लेना। गांधीनगर, यहां लिखना। इसी नदी के तट पर स्थित है, इसी नदी के तट पर स्थित है। और आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी ना, वो इसी नदी के तट पर की थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती की स्थापना की गई थी ना, वो इसी नदी के तट पर की गई थी, साबरमती नदी के तट पर, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर लिख लेना। एक बगल में एक शहर है बेटा अहमदाबाद में, कौन सा? अहमदाबाद, अहमदाबाद है ना। तो मोस्टली किसके? गुजरात के दो शहरों के नाम याद रखिएगा, एक आपका अहमदाबाद है, एक आपका गांधीनगर है। ये दोनों किस पर हैं? ये दोनों आपके साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं। कौन कौन से? एक गांधीनगर और एक आपका अहमदाबाद। नोट करके लिख लेना, गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों किसके किसके तट पर स्थित हैं? साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं। यहां पर नोट बना के लिख लेना, 1915 में, 1915 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना इसी नदी के तट पर की थी। और आपको पता है साबरमती जो आश्रम था उसको बाद में क्या कहते थे? साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम, है ना। साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता था, आपको पता होगा, अगर आपने सही से ईमानदारी से पढ़ा है तो आपको पता होगा। लंबाई अगर आपसे पूछ ले कि इसकी लंबाई कितनी है, साबरमती नदी की लंबाई कितनी है, तो आप बोलेंगे तो 371, 371 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 371 किलोमीटर क्या है लंबाई हो जाती है साबरमती नदी की। कितनी? 371 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, 371 लिख लीजिएगा, है ना। अगली हेडिंग बनाइए आप लोग, अगली हेडिंग बनाओ माही नदी। माही नदी इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से प्रश्न एक बार नहीं कई बार प्रश्न यहां से बना है कि माही नदी के बारे में स्पेशल क्या है, माही नदी के बारे में विशेष क्या है, ठीक है। तो आज क्या पढ़ने वाले हो आप माही नदी के बारे में कुछ विशेष स्पेशल जानने वाले हो।
माही नदी के बारे में स्पेशल क्या जानने वाले हो? सबसे पहले ये जान लो कि जो माही नदी बेटा निकलती कहां से है, तो विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहां से बेटा? माही नदी विंध्य पर्वत से निकलती है। कहां से भाई? मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है। लिख लेना भाई, यहां पर क्या है, जो आपका विंध्य पर्वत है ना, ये विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत से निकलती है। माही नदी है और कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। विंध्य पर्वत से निकल के खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की विशेषता क्या है? इस नदी की विशेषता यह है कि ये दो बार क्या करती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है भाई माही नदी की? यह कर्क रेखा को दो बार काटती है, एक बार इधर से और एक बार लौटते हुए। तो पहले तो यहां लिख लेना उद्गम कहां से होता है इस नदी का, उद्गम कहां से होता है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है कहां से, विंध्य पर्वत से। लिख लेना भाई यहां पर विंध्य पर्वत से उद्गम होता है। खंबात की खाड़ी में गिरती है ना, खंबात की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा, है ना, खंबात की खाड़ी में गिरती है। दूसरी चीज इसके बारे में ध्यान रखिएगा, यहां पर नोट करके लिख लेना, नोट करके, यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा आपकी निकल रही है ना, इसको ये दो बार काटती है, किधर से जाते हुए, तब देखो आपको दिख रही होगी, जब ये जाती है ना ऐसे करके, तो एक बार ऐसे काटती है फिर एक बार ऐसे काटती है, तो दो बार क्या करती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी, है ना, माही नदी काटती है कर्क रेखा को दो बार। लगभग कितनी, अगर आपसे लंबाई पूछ ले, लंबाई कितनी है, तो 583 क्या हो जाती है, 583 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। आपकी माही नदी की लंबाई कितनी है, 583 किलोमीटर है। इस बात को मेरे लाड लो याद रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आए और आप पर ना आए फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो माही नदी क्या करती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, विंध्य पर्वत से निकलती है और कर्क रेखा को भाई दो बार काटती है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, आपसे पूछ सकता है कि कितने राज्यों में बहती है, हाँ ये इंपोर्टेंट है, कितने राज्यों में बहती है ये नदी। अगर आपसे पूछ ले यह जो नदी है आपकी माही, वो कितने राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में, 3 राज्यों में बहती है। कौन से तीन राज्य हैं बेटा, तो एमपी है, राजस्थान है और गुजरात है। एमपी है, राजस्थान है, गुजरात है। ये पूछा भी गया एक बार कि आपकी जो माही नदी है वो कितने राज्यों में बहती है, तो 3 राज्यों में माही नदी बहती है और कर्क रेखा को क्या करती है, दो बार काटती है। आपको दिख रहा होगा ये क्या है, दो बार कर्क रेखा काट रही है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, है ना। यहां तक क्या है मेरे भाई, यहां तक तो समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो बताना आप लोग, है ना। किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कहीं पर भी समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हो ना, मेरे साथ उसे शेयर कर सकते हो। बाकी हम जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है आपकी, उसके बारे में पढ़ेंगे अब। जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है उसका देखो यहां पर क्या है भाई, सतपुड़ा पहाड़ी है। ये कौन सी, सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ियां हैं ये। सतपुड़ा पहाड़ी के ऊपर उत्तर में एक नदी बहती है, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में एक नदी बहती है। ऊपर कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर ऊपर है नर्मदा, और नीचे कौन सी है, ताप्ती। दोनों का याद रखिएगा, दोनों से प्रश्न पूछा गया है, तो नर्मदा से भी ताप्ती से भी। तो पहला पॉइंट तो ये लिखो, हेडिंग बनाओ नर्मदा नदी, हेडिंग बनाओ भाई नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, लिखो भाई, यह है भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। अब भ्रंश घाटी क्या होती है भाई, जब ये मध्य प्रदेश के अंदर, आपका पता है जब ये क्या करती है, मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक की चोटी से निकलती है ना। मध्य प्रदेश में क्या भाई, यहां पर क्या है, मध्य प्रदेश में एक चोटी बड़ा अमरकंटक,
तो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक। मध्य प्रदेश में जब अमरकंटक से निकलती है ना, तो जो अपना ढलान है प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ढलान के विपरीत दिशा में बहती हुई यहां के पर्वतों क्या करते हैं, यहां के पर्वतों को काटती जाती है ना, काटते हुए कहां पर गिरती है, कहां पर अपना जल गिराती है, खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ध्यान रखिएगा ये किस में बहती है भाई, ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। बहुत बढ़िया है ना, भ्रंश घाटी में बहती है। तो पॉइंट बना क्या लिखोगे, इसका उद्गम कहां से होता है, उद्गम कहां से होता है, तो आप बोलेंगे सर उद्गम होता है इसका अमरकंटक पहाड़ियों से। अमरकंटक से क्या होता है, उसका उद्गम होता है, यहां पर लिख लेना, यह अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है, खंबात की खाड़ी में गिराती है। इसकी सबसे खास बात और इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां लिखना भाई, यह अरब सागर में, यह अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। याद रखिएगा यह क्या है मेरे भाई, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये ही नर्मदा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। 1312 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है भाई, 1312 किलोमीटर, लिख लीजिएगा इस बात को, 1312 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई हो जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है और सबसे लंबी नदी है, तो नर्मदा है, जो कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक हो जाती है। आपको ध्यान रखना है ना। दो शहर ध्यान रखिएगा, जबलपुर और बड़ौच, जबलपुर और बड़ौच, ठीक है, दो शहरों के नाम लिखो, जबलपुर और बड़ौच, दोनों क्या हैं, इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। जबलपुर और भड़ौच कावेरी नदी के तट पर हैं। कई बार इनसे प्रश्न पूछा है कि ऐसे कौन से शहर हैं जो इसके तट पर बसे हुए हैं। तो जबलपुर कहां का है, तो आप बोले सर मध्य प्रदेश का जबलपुर है, और गुजरात का जो भड़ौच है, गुजरात का क्या भड़ौच, वो इसी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर, आपकी जो कावेरी नदी है उस नदी के तट पर पड़ते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, है ना, लिख लीजिएगा। यह भी क्या होती है, यह भी 3 राज्यों से बहती है, 3 राज्यों से बहती है ना, 3 राज्यों से बहती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको नोट करके लिख लेना है। यहां पर 3 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, मध्य प्रदेश से निकलती है ना, गुजरात में बहती है, गुजरात और महाराष्ट्र, 3 राज्यों में बहती है। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो आपकी नदी है कौन सी, जो आपकी कावेरी नदी है वो कितने राज्यों में बहती है, तो 3 राज्यों के नाम मोस्टली लिख लीजिएगा आप, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। और सबसे लंबी नदी है, ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है आपकी, यही नदी है। बाकी आपको इसमें जो इंपोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है ना, इंपोर्टेंट आपको बता दिया है। जो सबसे इंपोर्टेंट है उसके बारे में लिख लेना। इस पर बेटा क्या बना हुआ है, एक जलप्रपात है, इस पर एक जलप्रपात बना हुआ है, उसका नाम लिखिएगा धुआंधार जलप्रपात। कौन सा, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात इसी नदी पर है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है, ठीक है भाई। देखो कमेंट करते रहा करो आप लोग, कमेंट नहीं करते हो ना तो ऐसा लगता है यार आपको मतलब एकदम दिलचस्पी है ही नहीं आपके अंदर पढ़ने में। बिल्कुल धुआंधार जलप्रपात बेटा कहां पर, यहीं पर है, ठीक है, जबलपुर के अंदर, हाँ बिल्कुल जबलपुर के अंदर धुआंधार जलप्रपात है। कहां पर भाई, जबलपुर में, जबलपुर के अंदर है। कहां पर, जबलपुर में। किस नदी पर है, आपकी नदी हो जाती है भाई कावेरी नदी। धुआंधार जलप्रपात को क्या बोलते हैं, कपिल धारा जलप्रपात भी बोलते हैं, कपिल धारा, कपिल धारा जलप्रपात भी कहा जाता है, कपिल धारा जलप्रपात भी बोलते हैं। तो आपसे चाहे कपिल धारा पूछ ले, धुआंधार जलप्रपात पूछ ले, दोनों इसी नदी पर स्थित हो जाते हैं। आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान रखना है। बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कावेरी नदी को प्रश्न लेके आए कभी भी आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। इतने पॉइंट सफिशिएंट हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं ना, इतने पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। मुझे पता है इतने अगर आपसे आते हैं तो आप बेहतर ढंग से इसका आंसर दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी हेडिंग बनाइए तापी नदी, बाकी बेटा हेडिंग बनाएंगे क्या, तापी कह सकते हैं या इसको ताप्ती भी कहते हैं, ताप्ती नदी। तो हेडिंग बनाइए मेरे भाई ताप्ती नदी।
ताप्ती नदी हेडिंग बनाएंगे आप लोग, मैं आपको बताया भी था। ये क्या है आपका सतपुड़ा पहाड़ी के बड़ा क्या दक्षिण में नदी बहती है, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में क्या होती है, ये नदी बहती है और कहां, वही खंबात की खाड़ी में क्या करती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तापी नदी, तापी या ताप्ती एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। कहां देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो नर्मदा है वो सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में बहती है, जो आपकी तापी है ये सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में बहती है। ये नदी भी, इसके बारे में लिख लेना, इसके बारे में क्या लिखोगे, इसके बारे में पहला पॉइंट ये लिखना, यह नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है, आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसका उसका ढलान किधर है, पूर्वी ओर है, पश्चिमी पूर्वी ओर है। लेकिन क्या करती है, ये पहाड़ों को काटती हुई अरब सागर में अपना जल गिराती है, तो इसने क्या कर लिया, अपना एक भ्रंश बना लिया, अपनी घाटी बना ली है, उसी घाटी में बहती है ना, चाहे वो नर्मदा हो ताप्ती हो, तो क्या करती है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। किस घाटी में भाई, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं, आपको ध्यान रखना है ना। ये क्या होती है भाई, ये आपके महादेव पहाड़ियों पर क्या है, महादेव पहाड़ी पर बैतूल की पहाड़ी से निकलती है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि जो आपकी क्या है महादेव पहाड़ियां है ना, महादेव पहाड़ियों के पहाड़ियों पर क्या है, बैतूल की पहाड़ियां हैं, तो इसका उद्गम कहां से होता है, बैतूल की पहाड़ियों से होता है ना। यहां पर क्या है मेरे भाई, बैतूल की पहाड़ियां हैं, वहीं से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, आपको यह ध्यान रखना है ना। बैतूल की पहाड़ी से किसका उद्गम होता है, आपकी ताप्ती नदी का। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि आपकी ताप्ती नदी कहां से निकलती है, तो बैतूल की पहाड़ी से निकलती है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, हाँ बिल्कुल, भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहते हुए क्या करती है, ये यहां लिख लेना, भ्रंश घाटी में बहते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। उद्गम आपको पता ही है, उद्गम कहां से होता है, तो बैतूल के पठार से मान लो, बैतूल की पहाड़ी से मान लो। अगर आपसे पूछ ले कि सर ये बताइए इसकी लंबाई कितनी है, और लंबाई से प्रश्न कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा जरूर, 784 कितनी, 784 784 किलोमीटर क्या हो जाती है आपकी लंबाई है, 784 किलोमीटर। किसकी, आपकी ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा, सूरत, लिख लेना, सूरत इसी नदी के तट पर बसा हुआ है, इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। जो आपका यहां पर क्या पड़ता है, सूरत पड़ता है भाई। सूरत क्या है, सूरत इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। गुजरात का एक शहर है, कौन सा, सूरत। तो सूरत के अगर आप बारे में आपसे पूछे कि सूरत किस नदी के तट पर है, तो आपका ताप्ती नदी के तट पर क्या है, सूरत बसा हुआ है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहीं पर क्या है मेरे भाई, गुजरात में एक उकाई क्या है, उकाई जल विद्युत परियोजना है। कौन सी, यहीं पर मेरे भाई एक जल विद्युत परियोजना बनी हुई है गुजरात के अंदर। कौन सी है, उकाई या काकरापार, काकरापार जल विद्युत परियोजना। तो इसके बारे में क्या लिख लेना कि नोट करके लिख लेना, ताप्ती नदी पर उकाई या काकरापार जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा से पूछे जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अपने ढाल के विपरीत खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में जल गिराती हैं, तो आपको बताना है कावेरी और ताप्ती नदियां हैं। इनका अपना क्या है, भ्रंश घाटी है, तो अपनी भ्रंश घाटी में बहती हैं। किसके, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के विपरीत बहती हुई कहां पर गिर जाती है, ये अपना जल गिराती मेरे भाई किसमें, अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और आपको पता है, मैंने आपको पर्वत पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्या है, जो आपका
कौन सा भाई? ये आपका जो क्या पड़ता है, सतपुड़ा जो है वो क्या एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है? सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर कभी भी ब्लॉक पर्वत से प्रश्न आए तो आप वहां पर एक नोट कर दोगे कि सर सतपुड़ा क्या है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में भी आता है, ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत भी है ना, ब्लॉक पर्वत भी। बहुत बढ़िया। तो यहां तक क्या है, ये इंपोर्टेंट ऐसी नदियां हैं जहां से आपको प्रश्न पूछ लेता है। चलो मैं आपको कुछ नदियां और बताता हूं जो मोस्टली क्या होती हैं, जो मोस्टली आपके देखो आपने देखा होगा, ये क्या है आपका ताप्ती नदी से क्या स्टार्ट हो जाता है आपका पश्चिमी घाट पर्वत है ना। ताप्ती नदी से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, पश्चिमी घाट पर्वत। देखो लिख लीजिएगा, प्रमुख नदियां हैं कुछ, कुछ प्रमुख नदियां, कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कहां से निकलती हैं, जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। छोटी नदियां हैं, बहुत छोटी नदियां। क्यों? पश्चिमी घाट बिल्कुल किसके, समुद्र किनारे बसा, समुद्र किनारे है। यहां से जब ये नदियां आपस में क्या होती हैं, जब ये नदियां गिरती हैं समुद्र में तो आप कहोगे यह नदियां बहुत छोटी हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर ये बताइए कि जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उन पर कोई जल विद्युत परियोजना क्यों नहीं है, और है भी तो बहुत कम है। वहां पर जल विद्युत परियोजना क्यों नहीं है, इस साइड में जल विद्युत परियोजना क्यों बनाई गई है? तो मैंने आपको क्या बताया था, इस क्षेत्र का जो ढलान है ना बहुत तीव्र है। सपोज करिए कि ये आपका क्या है, इस प्रकार से आपकी कोई पहाड़ी है, इस प्रकार से आपकी कोई पहाड़ी इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से आपकी कोई पहाड़ी है। अगर कोई नदी है, अगर कोई नदी आई ऐसे करके बहती हुई आई है और ऐसे गिरेगी, सपोज करिए भाई अगर कोई नदी बहती हुई आई और इसका ढलान इस प्रकार से है, इस प्रकार से गिरेगी, तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो जल विद्युत परियोजना लगाई जाती है ना, जो हमेशा जल विद्युत परियोजना लगाई जाती हैं वो ऐसी नदी पर लगाई जाती हैं, जल विद्युत परियोजनाएं जिनका क्या होता है, जिनका ढलान तीव्र होता है, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। भाई जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तब नीचे क्या करते हैं, हम टरबाइन लगाते हैं। जब पानी गिरेगा टरबाइन पर, टरबाइन घूमेगा तभी ना बिजली बनेगी। लेकिन जब नदियां समतल से निकलकर सीधे सीधे बंगाली खाड़ी में जाती हैं तो वहां पर कैसे बिजली बन सकती है, नहीं बन सकती है ना। इसीलिए मोस्टली जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, जो बड़े बड़े जलप्रपात हैं वो इसी साइड में हैं। यहां पर क्या होता है, मोस्टली जो बिजली बनती है वो पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियों से ही बनती है। इस बात को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जिनके ढाल कैसे हैं, इनके ढाल बहुत ही तीव्र हैं। तो कुछ नदियां हैं उनके नाम लिखिएगा। मैं राज्य के नाम से नदियां, राज्य के हिसाब से क्या करता हूं, आपको नदियां बताऊंगा राज्य के हिसाब से, है ना। इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है, बस आपसे पूछ ले तो आप बताइएगा कि भाई ये नदियां इस राज्य में बहती हैं। गुजरात के अंदर मोस्टली 2 नदियां, देखो मैंने आपको वैसे तो बता दिया है लेकिन फिर भी 2 नदियां लिख लो। यहां पर क्या पूछता है आपके, सतरंजी नदी, सतरंजी नदी और दूसरी मादर नदी। मादर नदी दोनों कहां पर बहती हैं, गुजरात में बहती हैं। मैंने आपको ये 2 अभी कराई है ना, आप कहोगे सर आपने माही कराई, लूनी कराई, साबरमती कराई, ये दो कहां से आ गई, ये 2 छोटी नदियां हैं, ठीक है। कौन सी, सतरंजी है और मादर है, दोनों का लिख लेना, ये छोटी नदियां हैं, ठीक है। यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाता है। दूसरा लिखो गोवा, गोवा से कौन सी नदी निकलती है, गोवा के अंदर इंपोर्टेंट भी है, आपसे पूछा जाए परीक्षा में तो आप लोग बताइएगा भी, है ना। गोवा से मोस्टली जो नदियां निकलती हैं, ये नदियां हमेशा मिलान करने आती हैं, राज्य और नदियां करके। तो गोवा में लिखना बेटा मांडवी और ज्वारी। कौन सी, मांडवी नदी, मांडवी नदी है और ज्वारी नदी है, मांडवी नदी और ज्वारी नदी, ये दोनों नदी कहां पर है, गोवा के अंदर है। अरे भाई कमेंट करने में लगे रहते हो यार, है ना, कमेंट करने में लगे रहते हो। सर ये क्लास लाइव नहीं है, लाइव है मेरे भाई, क्लास लाइव है, काय मूर्ख हो रहे हो। आपको पढ़ने से मतलब नहीं है क्या, ईमानदारी से पढ़ो यार, काय टेंशन लेते हो। अगला लिखो कर्नाटक, अगला लिखो मेरे भाई क्या, कर्नाटक लिखो। और जब मिलान करने आए ना, तो मिलान करने जब आए तो ईमानदारी से बताइएगा कि आपकी कौन सी नदियां ऐसी हैं कर्नाटक के अंदर, कौन सी नदियां बहती हैं। तो लिख लो भैया शरावती और गंगावेली। कौन सी, शरावती और गंगावेली नदी, शरावती नदी और गंगावेली नदी। कौन सी भैया, गंगावेली, शरावती नदी और गंगावेली नदी। उसके बाद आपका कौन सा पड़ता है, आपका केरल है,
लिखो यहां पर केरल में कौन सी नदियां हैं। केरल के अंदर जो मोस्टली नदियां पड़ती हैं उनके नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि आपसे उनके नाम मोस्टली पूछ लेता है। केरल में क्या है, जैसे आपकी क्या है, भरतपूजा है, पेरियार है, पांबा है ना, भरतपूजा है, कौन सी है भाई, भरतपूजा नदी, पेरियार नदी, पांबा नदी, पांबा, तो इनके नाम लिख लीजिएगा। क्या ये कहां पर पड़ती है, ये आपके केरला के अंदर है। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भरतपूजा है, ठीक है। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भरतपूजा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 250 किलोमीटर। भरतपूजा क्या है मेरे भाई, लिख लेना यहां पर, केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, लंबी नदी तो आप बोलेंगे सर आपकी भरतपूजा है, 250 किलोमीटर लंबाई है ना, 250 किलोमीटर है। तो इनका ध्यान रखिएगा, ये नदियां वो हैं जो आपकी क्या करती हैं, जो आपके पश्चिमी घाट से निकलकर सीधे कहां पर गिर जाती हैं, सीधे आपके अरब सागर में गिर जाती हैं। इनका ढलान तीव्र है, इसीलिए क्या है, कुछ जलप्रपात हैं जो इन नदियों पर बने हुए हैं। उन जलप्रपातों के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा जरूर, क्योंकि यहां से प्रश्न जब पूछा जाता है तो आप पे वो प्रश्न आना भी चाहिए। जैसे आपके कुछ जलप्रपात लिखिए। अब आपको यह समझ में तो आ गया होगा कि सर जलप्रपात क्या होते हैं, कैसे जलप्रपात बनते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। जैसे इस क्षेत्र का ढलान कैसा है, इस क्षेत्र का ढलान बड़ा तीव्र है ना, तीव्र ढलान है, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से पर्वत है, तो ढलान ऐसा है ना। जब ये नदियां आती हैं तो क्या करती हैं, ये नदियां सीधे गिरती हैं ऐसे करके बहती हुई। जब इनका ढलान तीव्र है तो यहां पर क्या है, कुछ जलप्रपात हैं प्रमुख, है ना, कुछ जलप्रपात हैं, तो यहां पर नोट करके लिख लेना। शरावती नदी पर कौन सा है, जोग, इसे गरसोप्पा भी बोलते हैं, गरसोप्पा। जोग जलप्रपात किस पर है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है भाई, तो आप बोलेंगे सर शरावती नदी पर है, और पूछा भी गया है। अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो ना, तो यूपीपीसीएस में एक बार पूछा गया था, जोग या गरसोप्पा किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है, ठीक है। कहां पर है, कर्नाटका के अंदर है, कहां पर है, कर्नाटका के अंदर है, शरावती नदी पर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, किसको, जोग या गरसोप्पा को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। इसके बारे में एक बात ध्यान रखना, ये क्या हो जाता है भाई, ये जो आपका कौन सा है, जोग या गरसोप्पा है, ये शरावती नदी पर है। और सहाद्री का मतलब क्या है, आपके पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित है। किस पर, पश्चिमी घाट पर्वत पर, केरल के अंदर है। बहुत बढ़िया भाई, किसके अंदर है, केरल के अंदर, तो नोट करके लिख लीजिएगा। कर्नाटक के अंदर है, किस पर, शरावती नदी पर है। ऊंचाई कितनी है, 271, 271 क्या है, 271 मीटर ऊंचाई है। कौन सा, 271 मीटर ऊंचाई हो जाती है। यहीं पर बेटा क्या है, एक जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकुल है, कुंचिकुल जलप्रपात, कुंचिकुल जलप्रपात है। कुंचिकुल जलप्रपात किस नदी पर है, तो आप बोलेंगे सर कौन सी पर, बराही नदी पर। किस पर मेरे भाई, बराही नदी पर। बराही नदी पर कौन सा है, कुंचिकुल जलप्रपात है। दोनों के दोनों जलप्रपात आपसे पूछे गए हैं, कुंचिकुल भी पूछा गया है, और आपका कौन सा है, आपका ये जोग या गरसोप्पा भी पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कुंचिकुल किस पे है, आपकी बराही नदी पर है। सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है ये, सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकुल है, बराही नदी पर है। चलिए बहुत बढ़िया। दो प्रकार से प्रश्न आता है, देखो, सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है। सबसे ऊंचा कौन सा है, जोग या गरसोप्पा है। सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, वो कुंचिकुल है। तो दोनों प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। जब भी आपसे पूछे ना, सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, तो कुंचिकुल जलप्रपात है। और ये पूछा जाता है आपसे परीक्षा में ना, जब पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये क्षेत्र कैसा है, ये क्षेत्र ऐसा है जो मोस्टली क्या होता है, यहां से मोस्टली क्या होता है भाई, जो भी नदियां हैं, जहां से बेटा क्या है, जहां पर जल विद्युत परियोजना मोस्टली इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, इनका आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना, बिल्कुल। और देखो, मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, हमेशा से आपसे मैं एक बताता हूं कि भाई क्या करो, आप लोग जानते ही हैं, आप शैलेंद्र सर के नाम से जानते ही हैं मुझे, है ना। मेरी बच्चा रोज क्लास, जो रोजाना क्लास होती है ना, डेली जो क्लास है मेरी, वो कितने बजे है, 8 PM पर मेरी क्लास होती है बच्चा, किस पर, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर।
वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर होती है ना, स्टूडियोज पर 8 PM क्या चल रहा है अभी, ज्योग्राफी चल रही है। 4-5 दिन बाद क्या हो जाएगा, पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद रोजाना कितने बजे, 9 AM का ध्यान रखिए भाई। 9 AM किस पे होती है, 9 AM अन अकेडमी पे होती है भाई, अन अकेडमी पे। अब देखो अन अकेडमी पे मैं आपको विशेषता बताता हूं, यहां पर मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूं ज्वाइन करने के लिए अन अकेडमी पर। देखो मैंने भी यहां पर क्या स्टार्ट किया है, मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं भाई, मॉक टेस्ट स्टार्ट किए आपको अन अकेडमी पर। और अन अकेडमी पर क्या होगा, आपको मैं 50 मॉक टेस्ट स्टार्ट कराने वाला हूं। कितने कराने वाला हूं, 50 मॉक टेस्ट कराने वाला हूं, 50 मॉक टेस्ट। और हर पेपर कितने प्रश्न का, 35 क्वेश्चन आएंगे। अब यहां पर पेपर देने के फायदे क्या हैं भाई, यूं तो प्रैक्टिस आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन अन अकेडमी पर पेपर देने के फायदे ये हैं कि आपको आपकी रैंक मालूम पड़ती है। आपको ये मालूम पड़ता है कि मैंने 100 बच्चे 200 बच्चों के 20 में जो एग्जाम दिया है, आखिर मेरी रैंक क्या है ना, उस रैंक के हिसाब से क्या कर सकते हो, अपने आप को आप ग्रो कर सकते हो, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, अन अकेडमी में क्या कर सकते हो, मुझे शैलेंद्र गौतम के नाम से फॉलो कर सकते हो, है ना। शैलेंद्र गौतम के नाम से क्या कर सकते हो भाई, मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा खुश मत हुआ करो, इतनी आपके लिए मैंने इतना उपहार लेके आया हूं ना, तो फॉलो कर लेना भाई, ठीक है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे कल फिर 8 बजे एक शानदार से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।